चलो ब्रेक पे जाने से पहले अपन ने कंडीशन वारंटी के ऊपर एक चर्चा की थी। अब ब्रेक से आने के बाद अपन कंडीशन वारंटी ख़त्म कर देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन है ये, इसमें जनरली इंस्टीट्यूट सवाल पूछा करती है और सवाल ये पूछते हैं कंडीशन और वारंटी में क्या फ़र्क है, और कुछ कंडीशंस बताए, इम्प्लाइड कंडीशंस के बारे में बताया। अब ध्यान से सुनना है। कैसे सुनना है? ध्यान से, यहाँ पे बैठ के। ये साफ हो गया? साफ हो गया ठीक से? अरे रब्बा, चलो तो जिस दिन पवन जी नहीं आते ना, तो उस दिन कैमरा मुझे लगाना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार। तो हम आगे बढ़ते हैं अभी। हम लोग यस, अच्छा, कंडीशन वारंटी में क्या फ़र्क हो, एकदम ध्यान से सुनेंगे। 25 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। ध्यान से नहीं सुनेंगे तो 40 मिनट लगेंगे। तो कैसे सुनेंगे? ध्यान से सुनेंगे। ओके। कंडीशंस बेसिक नेचर से रिलेटेड होता है, जबकि वारंटी एडिशनल फीचर्स होते हैं। अगर कंडीशन ब्रीच होती है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो, टर्मिनेट कर सकते हो, समाप्त कर सकते हो, पैसे वापस ले सकते हो। लेकिन अगर वारंटी ब्रीच होती है तो आप ये सब नहीं कर सकते। आप सिर्फ क्या कर सकते हो? आप कॉम्पनसेशन के लिए क्लेम कर सकते हो। क्या मांग सकते हो? कॉम्पनसेशन की डिमांड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कॉम्पनसेशन की डिमांड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कॉम्पनसेशन की डिमांड कर सकते हो। बस इसको बोलते हैं वारंटी। अब ध्यान से सुनना, एक स्टेटमेंट है जिसका जवाब 3 लोगों में से किसी एक को देना है, ठीक है? तो मयूरी जी, सवाल आपसे है। ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान सकते हैं, लेकिन ब्रीच ऑफ वारंटी को ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं मान सकते। क्या ये कथन सत्य है? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? येस और नो मयूरी? मान सकते हैं। अनिकेत, क्यों? ऐश्वर्या, ब्रीच ऑफ वारंटी को, इनका ऐसा कहना है कि ब्रीच ऑफ वारंटी को ब्रीच ऑफ कंडीशन मान सकते हैं, लेकिन ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी नहीं। ये कह रही है स्टेटमेंट सही है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्योंकि क्या ऐश्वर्या का जवाब सही है? सही, ऐश्वर्या का जवाब सही है। ऐश्वर्या का जवाब, ऐश्वर्या ने तो एक ही बार बोला, पहली बार तो मयूरी ने कहा। सवाल ये है, क्या ऐश्वर्या का जवाब सही है? क्या ऐश्वर्या का जवाब सही है या गलत है? चलो, क्वेश्चन मैं इनसे पूछता हूँ, आपका तुषार जी से। तुषार जी, एक बात बताएं कि ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान सकते हैं, लेकिन ब्रीच ऑफ वारंटी को ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं मान सकते। क्या ये स्टेटमेंट ट्रुथ है? यस और नो? तुषार कहते हैं यस। वही सवाल मैं ऋतुजा से पूछता हूँ। ऋतुजा, ब्रीच ऑफ वारंटी को ब्रीच ऑफ कंडीशन मान सकते हैं, लेकिन ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी नहीं मान सकते, ऐसा तुषार ने क्या कहा? आप बताएं, क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं है। पर तुषार तो कह रहे हैं कि ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान सकते हैं, पर ब्रीच ऑफ वारंटी को ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं मान सकते। ऐसा तुषार कह रहे हैं। तो आप क्या कहती है? तुषार गलत कह रहे हैं? तुषार गलत कह रहे, कंफ्यूजन हो रहा है। एक बार फिर से ओंकार जी, आपसे सवाल है, ध्यान से सुनना। ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान सकते हैं, लेकिन ब्रीच ऑफ वारंटी को ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ओंकार जी कहते हैं ये स्टेटमेंट सही है। ओंकार जी कहते हैं ये स्टेटमेंट सही है। तो सवाल डीएस आपसे है। ब्रीच ऑफ वारंटी को ब्रीच ऑफ कंडीशन मान सकते हैं, लेकिन ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी नहीं। अगर आपको क्या लगता है कि जो ये कह रहे हैं वो सही है या गलत? ओमकार ने जो कहा वो सही कहा कि गलत कहा? अरे बाबा, ओंकार ने जो जवाब दिया वो सही था कि गलत था? ओंकार का जवाब सही था। इनका कहना है
क्वेश्चन कभी गलत थोड़ी होता है जब हाँ या ना पूछे, क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है। ये फाइनल है। क्यों आजिर, क्यों क्यों मेरे को छींक आने वाली है, पर आ क्यों नहीं रही है, छेड़ के जा रही है, मेरी छींक भी ले ली, मेरा सब कुछ ले लिया। यस एक छींक ही तो थी अपनी। हाँ, इसका मतलब क्या है? हाँ, इंग्लिश बोलती है। हाँ भैया, ऐसे थोड़ी है। क्या करके रही है तू? ओके चलो, ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे मान लो आप, वो शिकारी कौन था? ये तेरे नाम पे तो पिक्चर भी बन गई, शिकारी। हाँ, बुक माई शो पे देखा। नहीं, टार्जन नहीं, शिकारी थी। आई है ना, महेश मांजरेकर की, मराठी में। हाँ, मैंने बुक माई शो पे देखा था। चलो, ए शिकारी सुन, ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान सकते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? जैसे मान लो इनकी जीप ये लेकर जा रहे हैं और जीप के अंदर ये इनकी जीप ऊपर चढ़ ही नहीं पा रही है, तो फिर ब्रीच ऑफ कंडीशन है। अब ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ कंडीशन है तो क्या करेंगे? जीप वापस कर देंगे। अब ये जीप वापस करने गए किसके पास? ओमकार से बनवाई थी, ओमकार के पास की है, पकड़ो तुम्हारी जीप, 4,50,000 रुपये तुमने ले लिए, ऐसे मजा ही नहीं आ रहा मुझे तो, मेरी तो गाड़ी नहीं ऊपर चढ़ रही, मेरे शिकार ही नहीं, ऐसे करके तकलीफ जताई। तो इन्होंने यही बोला, शांत हो जा, मुझे मेरे पैसे वापस दो। ओमकार को पैसे वापस करने पड़ेंगे क्योंकि ब्रीच ऑफ कंडीशन। पर ओमकार इससे ज़्यादा तकलीफ में है। ओमकार कह रहा है यार वो 4.5 लाख रुपए तो खर्च हो गए, शादी थी किसी की, उसके अंदर उसको दे दिए, वैसे तो मेरे पास है नहीं। एक काम कर सकते हैं, तू ये जीप सड़क पे तो अच्छी चल रही है। इससे बोला हाँ, तो एक काम कर, सड़क पे चला ले और मैं तेरे को 1 लाख रुपए का डिस्काउंट देता हूँ। उन्होंने बोला नहीं, 1.5 लाख रुपए क्या? इन्होंने कहा कि एक काम कर कि नहीं, मारुति 800 बेच के फिर इन्होंने जीप ली थी ना। इन्होंने कहा कि एक काम कर, तू तेरे को मैं 2.5 लाख में देता हूँ, 2 लाख वापस ले ले, पर यार मैं करूँगा क्या इसका, मेरे तो किसी काम की नहीं है। अगर अनिकेत ओके कर देता है, इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया है या कंपनसेशन में ओके कर दिया? इसके पास बड़ा अधिकार था कैंसिल करने का, तो ये छोटे पे जा सकता है, यानी कि थोड़े बहुत कॉम्पनसेशन पे मान सकता है। लेकिन अगर इसे अधिकार ही कॉम्पनसेशन का हो तो क्या ये कैंसिल कर सकता है? तो ब्रीच ऑफ कंडीशन राइट, बड़ा राइट मिलता है इसमें कैंसिलेशन का। तो चाहें तो आप कैंसिल करें, चाहें तो नुकसान की भरपाई करवा के आप माफ कर दें। लेकिन आपके पास सिर्फ नुकसान की भरपाई का ऑप्शन है, तो क्या आप कैंसिलेशन पे जा सकते हो? नहीं जा सकते। तो ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान सकते हैं। इसका मतलब क्या है? कैंसिलेशन की जगह कॉम्पनसेशन में ओके कर सकते हैं, लेकिन ब्रीच ऑफ वारंटी को ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं मान सकते। मतलब कॉम्पनसेशन जहां मिल रहा है उसकी जगह अपन कैंसिल तो नहीं करवा सकते। बात समझ में आ रही है कि ऊपर से गई? तुझा दिमाग क्लासच्या आहे मध्ये, क्लास मध्ये आहे? हो ए काय पाहिजे? चलो, ये कुछ गलत हुआ है, देखो, दिस इज रॉन्ग, गायब हो गया। अच्छा, अब ध्यान से सुने। आपकी जो वो होती है ना कंडीशंस, वो कंडीशंस 2 तरह की होती है। एक होती है स्पेसिफिक कंडीशंस, एक होती हैं इम्प्लाइड कंडीशंस। इम्प्लाइड और एक्सप्रेस कहते हैं। क्या फ़र्क होता है इम्प्लाइड और एक्सप्रेस में? कॉन्ट्रैक्ट में बड़ा होगा ना इम्प्लाइड और एक्सप्रेस। क्या होता है इम्प्लाइड ऑफर? क्या होता है अच्छा बताओ? अपन ने बात भी किया था क्लास में एक बार शायद कभी। इम्प्लाइड मतलब आपके आचरण से व्यक्त होता है, या सरकार कहता है मान लेंगे चाहे तुमने ना कहा हो। अच्छा प्रैक्टिकली सोचो ना,
अगर हम पंखा खरीद के लाए, अपन ने बोला पंखा कितने का दिया, उन्होंने बोला 1000 रुपये का, आपने बोला लो 1000 दे दो, आप ले आए, अब घर आके चल नहीं रहा है, अपन ने उसको जाके बोला भैया पंखा नहीं चल रहा है, तो उससे क्या, वो क्या बोलता है, मैंने थोड़ी बोला था कि चलेगा। अरे भाई ये तो सरकार ने गारंटी दी है, सर गारंटी मतलब सरकार ने ये कंडीशन एम्प्लाई कर रखी है कि अगर कोई चीज़ किसी बेसिक ऑब्जेक्ट के लिए बनी है तो वो काम करनी चाहिए, अगर वो नहीं कहता है तो भी मान के चलेंगे कि उसने कहा है, इट मीन्स इम्प्लाइड कंडीशन। देखो क्या होता है, कुछ बातें तो वो कह के देता है कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है ऐसा है ऐसा है, वो तो एक्सप्रेस है। अगर उसे कह के दिया है, अगर उसे कह के दिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में वो नहीं कहता, नहीं कहता तो कानून कहता है कि तू कह चाहे ना कह, ये कंडीशन का राइट इसे बाय डिफॉल्ट मिलेगा क्योंकि ये माल खरीद रहा है। उसे क्या बोलते हैं अपन, इम्प्लाइड कंडीशंस। यस, तो आपसे क्या पूछा जाता है एग्जाम में, इम्प्लाइड। एक्सप्रेस तो आपसे पूछेंगे नहीं, क्योंकि कौन सा दुकानदार क्या एक्सप्रेस कर रहा है हमको क्या पता, उससे कुछ एक्सप्रेस नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट लॉ ने कुछ कंडीशंस का आपको राइट दिया। कंडीशंस कौन सी हैं, वो इस प्रकार हैं, ये देखिए आप। स्टाइल था, साउथ की पिक्चर देखते हैं ना तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, अच्छे अच्छे कलाकार होते हैं उसमें, धनुष होता है। ये आपके सामने इम्प्लाइड कंडीशंस है, ब्रेक के दौरान मैंने कुछ ये कारनामा कर दिखाया था। ओके, नंबर 1 कंडीशन एज टू टाइटल। एज टू टाइटल, ये टाइटल है, तितली नहीं। यस, इट इज नॉट चिमनी, इट इज, हाँ भाई। तो इम्प्लाइड कंडीशंस का मतलब पहली कंडीशन क्या दी है, कंडीशन एज टू टाइटल, तितली। कंडीशन एज टू टाइटल, कंडीशन एज टू टाइटल, कंडीशन एज टू टाइटल मतलब होता है कि जैसे मान लो कि अनिकेत ने मुझे कोई सामान बेचा, मैंने बोला कितने का दिया, इनने बोला इतने का, तो मैंने इसको इतने दे दिया, इससे मुझे माल दे दिया, मैं अपने घर पे ले गया। एक दिन तुषार आए, कहते ये तो मेरा है। आप कैसे, आपके पास कैसे, बुलाऊं पुलिस को, बुलाऊं पुलिस को। मैंने बोला नहीं, पुलिस को क्यों बुलाते हो, मैंने तो अनिकेत जी से खरीदा है, पैसे देके, ये देखो बिल दिया है उन्होंने। तो कहता नहीं ये मेरा है, इससे प्रूव कर दिया तो ये ले गया अपना सामान। अगर मुझे इसका सामान देना पड़ गया तो मैं अनिकेत के पास ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके पैसे वसूल करने का अधिकार रखता हूँ। इसका मतलब ये है ना, किसी और का माल आप नहीं बेच सकते। सेल बाय ऑनर ऑफ गुड्स ओनली, माल को सिर्फ उसका मालिक बेच सकता है, मालिक के अलावा और कोई नहीं बेच सकता। देखो कुछ एक्सेप्शनल केसेस अपन पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहां पे माल के मालिक के अलावा किसी और ने बेचा तो भी वैलिड है। ऐसा होता है क्या? एजेंट बेच देता है, फाइंडर ऑफ गुड्स बेच देता है, माल का खोजी, पॉनर पौनी, सुना है हमने पॉनर पौनी, जिसके पास अपन गिरवी रखते हैं, जिसके पास अपन गिरवी रखते हैं माल, अगर उसका हमने कर्ज नहीं चुकाया तो वो माल को बेच सकता है। यस, तो अपन वहां पे बात करेंगे। कोई ऐसे 6 से 8 पॉइंट्स है कि ऐसे कौन से केसेस है जहां पे माल के स्वामी के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति माल को बेच सकता है। पर यहां पर अगर अपन बात करें कि ये तो चोरी का माल है, इन्होंने माल बेच दिया पूरे विश्वास के साथ मैंने खरीदा, और वो एक्चुअली किसका था? अनिकेत का था। तो अनिकेत ने बोला ये माल मेरा है। मारी से थोड़ा आगे पीछे वेव्स निकलती है वहां से, थोड़ा अलग रहा करो। वो अलग है, वो अवतरित हुए हैं, वो प्रकट हुए हैं। आप यस, हाँ अनिकेत है ना, ओके। अनिकेत बहुत दुखी हैं, उसके पीछे कारण मैं बताता हूँ आपको। अनिकेत के दुख का कारण है कि एक फैकल्टी जो है उनको, उनका फेवरेट मारी है, एक फैकल्टी हैं जिनका फेवरेट ओमकार है, और एक टैक्सी नेवी
एक ये है, अब ये रह गए खाली, तो इन्होंने फिर पवन जी कंपटीशन है। तो इसलिए इन्होंने तय किया कि मैं एक जो क्लास है वो बालाजी टेलीफिल्म्स पे लगाऊंगा, ताकि वहां पर भी कोई तो है पाटस्कर। चलो अच्छा, हम आते हैं, वापस आते हैं। ये बहुत शिकारी आदमी है। अच्छा, भगवान का नाम है कि जय हो। अच्छा सुनो, ए देखो इधर। अच्छा अपन कहा, हाँ ये तितली हो गया। हाँ, तो कंडीशन एज टू टाइटल मतलब अगर कोई माल का स्वामी अपना माल का वो प्रूव कर दे, जैसे मान लो कि मान के कुछ भी यार, स्कूटर इन्होंने बेच दिया, मैं चला रहा हूँ, आगे नहीं बढ़ रहा है, पीछे से पकड़ के खड़ा है, कहते मेरा है। बोला ऐसे कैसे कह सकता है, तो इससे एक चीज बता दी कि इसका चेचे नंबर देखो, इसका ये देखो, इसका वो देखो, यहाँ पे निशान, वहाँ पे निशान, यहाँ पे इसका नाम, यहाँ पे इसका नाम। तो मैंने चेक किया तो 108 नाम लिखे हुए थे अलग अलग। तो अब जो हुआ है, इनका जो भी ये डांसिंग स्कूटर था, वो स्कूटर फिर मुझे इनको देना पड़ा, क्योंकि इन्होंने कागज भी दिखाए, इनको देना पड़ गया। तो अब मैं मैडम जी से अपने पैसे वापस ले सकता हूँ। मैं इसको बोलूँगा साडा हक एथे रख। व्हाट द नेक्स्ट पॉइंट, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सुनना मत। सेल बाय डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। जैसे मान लो कि मैडम जी ने मुझे मैडम जी फोटोकॉपी की मशीनें बेचती है भैया, बड़ा काम है, दुकान लगाएंगे, इनके अंडर जो काम करते वो, समझी ना। ओके, तो मैंने मैडम जी से बात की कि मैडम जी मुझे भी मशीन चाहिए, मुझे भी काम करना है, मैं भी फोटोकॉपी से पैसे बनाऊंगा, मैं भी ज़िंदगी खूबसूरत करूंगा, मुझे भी मजा आएगा। तो मैडम जी ने बोला हाँ। मैंने बोला मैडम जी पर ब्रांड न्यू चाहिए, सेकंड हैंड नहीं। मैडम जी ने बोला एकदम ब्रांड न्यू है, मजा ही आ जाएगा। मैंने कहा अच्छी बात है। इन्होंने ब्रांड न्यू की कीमत मुझे बताई, मैंने बोला ठीक है। इन्होंने मुझे मशीन दिखाई, मुझे समझ में आ गई मशीन। इन्होंने मशीन मेरे घर पे भेज दी, दुकान पे लगा दी मैंने। अभी कभी कागज़ फंस गया, तो जब कागज़ फंसता है तो तमाम तरह के वो खुलते नहीं है उसका मशीन। जब मैंने मशीन खोल के देखी तो अंदर तो जंग लगा हुआ था, यानी कि पुरानी मशीन को नई करके बेचा गया था। पैसे तो नई के लिए दिए हैं। तो डिस्क्रिप्शन जैसा डिस्क्रिप्शन था वैसा माल नहीं था, तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ कॉन्ट्रैक्ट को। ये डिस्क्रिप्शन था, इन्होंने डिस्क्राइब किया कि नया का नया। सैंपल में क्या होता है कि जैसे ये सैंपल भी आ रहा है, सेल बाय सैंपल। यस, मैंने आपसे कोई प्रोडक्ट की डिमांड की तो आपने बोला ये मिलेगा। आपने जो सैंपल दिखाया वो अलग था, वो फ्रेश था, लेकिन बाकी माल खराब दे दिया। नहीं, वही मशीन दी है ना आपको, मशीन जो दिखाई थी वही दी है। ऐसा नहीं है कि ओरिजिनल दिखा के डुप्लीकेट दे दी आपको। जो डिस्क्रिप्शन था नए वाला, तो नया वाला दिया है। यहाँ पे सैंपल आपको अच्छे दिखाए। जैसे मान लो आप कोई भी फल सब्जी कुछ खरीदना चाहते हो, तो आपको लग रहा है कि यार मुझे 5 किलो 10 किलो चाहिए, क्योंकि हमारे घर पे अभी बहुत सारे मेहमान आए। तो फिर आपको जो सैंपल दिखाया वो बहुत अच्छा था, आपने बोला ये वाले 5 किलो दे दो, तो उससे पेटी भर के आपको दे दी। वो माल ठीक नहीं था, तो आप वापस कर सकते हो। आपने बोला जो दिखाया, जो मांगा वो दो। नेक्स्ट इज सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। पहले डिस्क्रिप्शन दिया, सैंपल भी दिखाया, उसके बावजूद भी माल अगर उसके अनुरूप नहीं है तो उसके मुंह पे मार के वापस पैसे ले सकते हैं। देखो ये सारी कंडीशंस क्या हैं, इम्प्लाइड कंडीशंस हैं। अगर उन्होंने नहीं भी लिखा तो भी आपके पास बाय डिफॉल्ट कंडीशंस आपको मिलती है। अरे यार कुछ ना कुछ हो रहा है। नेक्स्ट है आपकी वो
हाँ यही कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। क्वालिटी और फिटनेस मतलब क्या? क्वालिटी और फिटनेस का मतलब है कि जो क्वालिटी, बिल्कुल जो क्वालिटी आपको दिखाई थी वही होना चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में भी आ गया। फिटनेस का मतलब है माल ऐसा ना हो कि आपके शरीर को नुकसान पहुंचा दे। अगर नुकसान पहुंचा दिया तो ब्रीच ऑफ कंडीशन मान ली जाएगी। और ब्रीच ऑफ कंडीशन मानने से क्या होता है? ब्रीच ऑफ कंडीशन मानने से क्या होता है? कैंसिल हो जाता है। अच्छा, जैसे मान लो कि अनिकेत का पैकेज कितना लगा था? 10 लाख का, पर अब 14 लाख हो चुका है, 3 साल हो गए, शादी भी इनकी हो चुकी है, बच्चे भी हो गए। चलो बच्चे भी हो गए, कितने बच्चे? 3 साल शादी को, बच्चे 4। दो ट्विंस हुए हैं। हाँ, तो अनिकेत योद्धा है, तो इन्होंने 3 साल में 4 बच्चे पैदा कर दिए। चलो ठीक है, हमारा सवाल बच्चों पे है नहीं, बच्चे जितने मर्जी करो यार, है ना। हमारा सवाल थोड़ा आगे है। सुने, अब इनकी एक बीवी है, बीवी एक है, उसके एक दिन गले में थोड़ी सूजन या दर्द होने लगा, तो डॉक्टर ने बताया कि आपको इसके गले की सिकाई करनी है। सिकाई को हिंदी में क्या बोलते हैं? सिकाई को क्या बोलते हैं? गरम करना है, गरम। हाँ, वो इस शेक। अरे शेक का मतलब तो ऐसे हिलाना होता है, कोई बॉटल नहीं। चलो सिकाई समझ गया, क्या कपड़ा गरम करते हैं फिर यहाँ लगाते हैं, शेकाई, है ना। छोड़ दो ऐसे, शेकवाई। अच्छा, आपको समझ आ गया, सिकाई बोलते हैं इसका। अरे यार, क्या बोलते हैं? सिकाई बोलते हैं ना गरम करने को, समझा ना। ओके, तो ये ना बाजार गए, बाजार से बॉटल खरीद के ले आए। डॉक्टर ने बोला कि इसकी जो गला है उसको वो करना है, शिकवाई करनी है। तो आप क्या करें कि बाजार में एक बॉटल भी आती है, एक ब्लाडर भी आता है, जिसमें गर्म पानी डालो तो बॉटल फूटती नहीं है। ये बॉटल खरीद के ले आए, 80 रुपए की बॉटल थी गर्म पानी की। उसमें था कि पानी उबाल के डालें, तो पानी उबाल के डाल दिया, फिर गले पे ऐसे थोड़ा थोड़ा रखते रहे, वो फूटती नहीं है। तो वो सिकाई कर रही थी, अचानक से बॉटल फूट गई। तो ऐसे गले में चुभ गया। तो इनकी बीवी जो थी वो कहती है, आह दर्द हुआ है, खून आ रहा है। अब सवाल है क्या अनिकेत को तकलीफ होगी? अनिकेत को बहुत दुख हुआ, 80 रुपए की बोतल टूट गई। अनिकेत को दुख होगा? यस। अच्छा, जो प्रोडक्ट जिस चीज़ के लिए बना है वो काम करना चाहिए, और उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अगर नुकसान पहुंचता है तो न सिर्फ बॉटल के पैसे बल्कि नुकसान की भरपाई। अभी मान लो कि जो भी उनका रिपेयरिंग चार्जेस लगेगा, जो भी डॉक्टर का ये कांच निकालेंगे, छेद भरेंगे, खून डालेंगे, तो ये सारा जो चार्जेस लगेगा वो सारा चार्जेस बॉटल कंपनी देगी। फिटनेस, जैसे मान लो कि अनिकेत के भाई की शादी है, मान लो, है ना। तो ये शाम को, तो इसको पता है शाम को मुझे अगर नाचना होगा तो घर वाले ही रहते हैं, अपन बरमुंडे में ही नीचे धतड़ नाच सकते हैं। अगले दिन तो पार्टी है और वहाँ जाना है लड़की वालों के यहाँ, तो उसमें तो एकदम टंच बन के जाएगा बंदा, भाई की शादी है। तो ये मॉल में गया, मॉल में बोलता है जाके कि मेरे भाई की शादी है, मुझे सूट दिखाओ। तो उससे बोला, सर ये सूट वो सूट, मजा आ जाएगा, ऐसा पहनो। अच्छा, एक माँ होती है और एक सेल्समैन होता है, ये दो ही लोगों को अपन बहुत अच्छे दिखते हैं। ऐसा होता है। तो सेल्समैन के पास कभी जाओ आप, तो हर ड्रेस में आपको, मतलब कभी शाहिद कपूर के रूप में देखता है, कभी ऋतिक रोशन। तो और आप जब गंदी टी शर्ट पहनते तो विराट कोहली भी लग सकता है। तो
लड़कियां, हाँ लड़कियां, प्रीति जिंटा टोए, ओके ठीक है, आंटी का क्रेज ज़्यादा होता है। हम कहाँ थे, हम थे कहाँ, अरे आंटी छोड़ो, अपन थे कहाँ, हाँ ये सूट खरीदने गया, तो फिर इसने कुछ पहन के देखा, इससे पहन लिया, इससे पहन लिया, सुनो ना, पहन लिया, एक पसंद आ गया, तो उससे बोला सर ये जोधपुरी पैटर्न है और इसमें बिना शर्ट के पहनना पड़ेगा क्योंकि पूरा अचकन वाला होता है, तो अंदर टाई, किन्ने बोला हाँ मज़ा ही आ जाएगा, इससे ले लिया, पहन लिया। अगले दिन इसको एलर्जी हो गई, जो भी अंदर साटन जो भी कपड़ा था वो कपड़े से इनको एलर्जी थी मान लो, तो उससे एलर्जी हो गई, तो फुंसियाँ। अगले दिन लाके इसने सूट निकाल के उसके मुंह पे मारा और दिखाया, देखो फुंसियाँ, दबाओ खड़े होके। अरे ये क्या करेगा, क्या ये वो सूट को वापस करके अपने पैसे ले सकता है? यस और नो? उनका कपड़ा पहनने से इनको बीमारी हो गई है, यस और नो? नहीं, क्यों? वो आपकी एलर्जी है, ये आपको बताना चाहिए था कि कौन सा कपड़ा आपको तकलीफ देता है। तो फिटनेस की जब भी बात करें, हमें तकलीफ हो गई और हम, जैसे मान लो कि आप रिलायंस फ्रेश से दूध खरीद के लाए, अपने कुत्ते को पिलाया, दूध पीते ही कुत्ता मर गया, आपने सूट फाइल कर दिया कि इनका दूध खराब है, वो कहते हैं इनका कुत्ता बीमार था, साला कुछ भी पीता तो मरता, तो जाते जाते हमारा दूध पी गया। तो यहाँ पर ये भी तो देखा जाएगा ना कि क्या कुत्ता बीमार था या दूध में इन्फेक्शन या कुछ ऐसा था। बात समझ में आ रही है? तो जब भी फिटनेस की बात होती है तो यहाँ पर आपको भी ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप बिल्कुल ठीक हैं, इनके प्रोडक्ट की वजह से नुकसान हुआ। जैसे एक आखिरी बात करें, आप टीवी खरीद के लाए, आपने टीवी इंस्टॉल ऐसे लटकू दिया सब, आपने बटन, जैसे ही बटन दबाया पूरे घर की केबल जल गई, शॉर्ट सर्किट हो गया। अब दो बातें हो सकती है, या तो टीवी ने करंट छोड़ा और सब कुछ, इतनी पावर नहीं थी जितना, मतलब इतनी पावर थी जितना नहीं होना चाहिए था, इसका मतलब इसके कुछ तो गड़बड़ रही होगी। एग्जैक्टली टेक्निकल शब्द में तो अपने को नहीं पता। सेकंड क्या हो सकता है कि आपकी वायरिंग बहुत पतली है। आपको पता है वायरिंग का गेज होता है। कभी आपने, कितने लोग के घर पे एसी लगा हुआ है? आपके घर पे एसी लगा हुआ है? अच्छा, एसी आपके सामने लगा है या पहले से लगा हुआ है? पहले से लगा हुआ, ओके। कभी आप देखेंगे ना कि जब आपको एसी इंस्टॉल करना होगा, जैसे आप भविष्य में कभी एसी लगवाएंगे, तो एसी के लिए वो क्या बोलेगा कि भाई साहब अलग से आपको पूरा कनेक्शन लेना पड़ेगा, मोटी वाली वायर आती है, पूरा कनेक्शन, पूरी लाइनिंग अलग से होती है उसके लिए। क्यों? क्योंकि ये जो पतली वायर्स होती है ना, झेल नहीं पाती हैं उसमें इतना ज़्यादा। अभी 1.5 टन का, ये भी 1.5 टन का होगा, तो काफ़ी ज़्यादा पावर वाट का होता है ये, तो पूरी की पूरी वायरिंग जला देता है। यस, तो ये देखा जाएगा कि ये वायरिंग जलने के पीछे हमारा इक्विपमेंट गड़बड़ था या आपकी वायरिंग कमज़ोर थी। सीन समझ में आता है? एक और लास्ट, हमने याद है अपन ने बात किया था कि अगर जो वो होती हैं गृहिणियाँ होती हैं, जो आंटी जी लोग होती है, अगर वो बाजार से कोई भी चीज़ लेके आती है, डब्बा कैसे खोलती है? हाथ से नहीं खोलती, हाथ से ही खोलती है, पर वो क्या करती है, पहले नीचे बैठती है, दोनों पाँव के बीच में डब्बे को फंसाती है। जैसे एक आंटी जी क्या गई, बाजार से मिर्च का डब्बा खरीद के लाई। क्या खरीद के लाई? मिर्च का डब्बा, लाल मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। तो आंटी डब्बा लेके आई, आंटी ने डब्बा ऐसे करके टक से खोला, पूरी मिर्ची आंखों में। अब सवाल है, क्या अपन सूट फाइल कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? अरे पर उनका अंग अंग फड़का है, तो उसके लिए सूट यस कर सकते कि नहीं? कर सकते हैं। अगर प्रैक्टिकली सोचो ना, अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो नुकसान पहुंचा सकती है तो उसकी पैकिंग डिफरेंट तरीके से होनी चाहिए। आप देखें, कभी भी कोई भी मिर्ची का डब्बा वगैरह ये होता है ना, तो खुली मिर्ची अंदर नहीं होगी, या तो किसी पैकेट में होगी ताकि खुलते ही एकदम आए ना। अगर घी वगैरह कुछ लिक्विड खरीदते हैं तो जिंक कोटेड होता है ऊपर,
ऐसा थोड़ी खोलते ही घी पूरा आपके ऊपर। अब घर में रोटियां बन रही है तो वो जो जिसको भी खानी दौड़ के आता है, लगाता है कि पापा इधर से करो, पापा इधर से, पापा। तो ऐसे तो नहीं करने वाले, नुकसान। ओके, नेक्स्ट इज मर्चेंटेबिलिटी। मर्चेंटेबिलिटी का मतलब यही है कि जिस उद्देश्य, जो अपन ने पहली बात की थी ना, कि अगर पंखा हवा नहीं देता है, पंखा हवा नहीं देता है तो वापस करो, रेडियो स्टेशन नहीं पकड़ता है तो वापस करो, एसी कूल नहीं कर रहा है तो वापस करो, टीवी चलचित्र नहीं दिखाती है, फोटोग्राफ्स नहीं दिखाती है, वीडियो नहीं दिखाती है तो वापस करो। जो प्रोडक्ट जिस चीज़ के लिए बना है, तो ये इम्प्लाइड कंडीशन होती है कि वो फीचर वो फुलफिल करना चाहिए, बात खत्म। एंड द लास्ट वन इज कंडीशन एज टू होलसमनेस। होलसमनेस मतलब ईटेबल्स, खाने की चीज़ें। कोई भी चीज़ आप खाते हैं तो खाने के बाद अगर आप बीमार हो जाते हैं, तो ये कुत्ते वाला एग्जाम्पल अपन ने ले लिया। अच्छा एक बात बताओ, जैसे खाने पीने की चीज़ों को लेकर अगर अपन बात करें, ये चलो ये सारी कंडीशंस की बात करें, आपने वो पढ़ा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा है? 11-12 में होता था कहीं, उसमें कुछ राइट्स होते थे कंज्यूमर को। क्या राइट्स होते थे? राइट टू बी हर्ड, उन्हें सुनवाई का अवसर होना चाहिए, और राइट टू स्लीप, सोने का अधिकार, स्पीक, राइट टू एजुकेशन मतलब उसे स्कूल जाने का अधिकार है। तो राइट टू एजुकेशन क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन, साइंस के हो तुम। राइट टू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन एजुकेशन का मतलब है कि जो भी प्रोडक्ट आपको बेचा जा रहा है उसके बारे में आप ज्ञान दें। आया नया उजाला 4 बूंदों वाला, अभी 4 बूंद कहाँ डालनी है? 2 यहाँ 2 यहाँ, अरे सारा कपड़ा सफेद दिखेगा। अरे 4 बूंद कहाँ डालनी है? तो बताते एक बाल्टी। तो अनिकेत कहता है हमारी बाल्टी तो बहुत बड़ी है, कितने लीटर? तो स्पष्ट लिखा होता है 15 लीटर पानी लें, उसमें पिट पिट पुट पुट 4 बूंद डालें, घोलें और कपड़ा डाल दें। अगर वो नहीं लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। यस, ऐसे ही आपका मैगी होता है। मैगी का तो बात हमने पहले भी किया था, नहीं किया था तो सुन लो। मैगी के ऊपर बनाने की विधि लिखी होती है। अच्छा, अगर मैगी पे बनाने की विधि नहीं लिखी होती तो मैडम जी आज आप उसे चाय में डुबो डुबो के खा रहे होते। जिस प्रोडक्ट पे अरे बाबा, हमारे हिंदुस्तान में ऐसा होता है, इंडिया में ऐसा होता है कि जिसके बनाने की विधि नहीं होती वो चाय में जाता है और आता है। आप टोस्ट चाय में जाता है आता है, खारी जो होती है, खारी समझते हैं, चाय में जाती है आती है, बिस्किट चाय में जाता है आता है, ब्रेड भी चाय में जाती है, चम्मच के सपोर्ट से आती है पर डायरेक्ट जाती आती है। अब मैगी भी ऐसे, लेकिन उन्होंने मैगी के लिए क्या बोला कि एक बर्तन लें, पानी डालें, आग लगा दें, मैगी डाल दें, 2 मिनट रुक जाए, जल्दबाजी ना करें, अब खाएं। तो अगर ऐसा नहीं, अच्छा फिर हमें नुकसान होता क्योंकि मैदा, पेट दुखता, पेट में से आवाजें आती गुड़ 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 गुड़। तो फिर इसलिए वो राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। यस, वही चीज़ कह रहे हैं कि अगर खाने पीने की कोई चीज़ है, अगर उसमें कोई नुकसान होता है, एक एक चीज़ बता दो। जैसे एक छोटी सी बात, आपने झंडू एक कंपनी है, झंडू का पारद टिकड़ी सुना है? पारद टिकड़ी नहीं सुना? अच्छा मैं बताता हूँ ये प्रोडक्ट है क्या। आपके घर में गेहूँ ही बोलते हैं ना, गेहूँ, जो भी गेहूँ, ओके, आपके घर में जो गेहूँ आते हैं वो कितना 2 किलो रोज का लाते हैं या साल भर का 2-3 बोरी एक साथ मंगाते हैं? और एक ड्रम बड़ा होता है अपने घर में, पहले तो एक बाई होती है उससे अपन चुनवा लेते हैं मतलब कंकड़ बाहर करवा देते हैं। उसके बाद उसे ड्रम में रखते हैं और कपड़े की छोटी छोटी पोटली के अंदर दवाई मिक्स करके उसके अंदर डालते हैं, उससे बोलते हैं पारद टिकड़ी। झंडू पारद टिकड़ी बोलते हैं। तो वो जो दवाई डाली जाती है वो क्यों डालते हैं? ताकि उसमें कीड़े ना लगे। अब उस पर स्पष्ट लिखा होता है कि बच्चों की पहुंच से दूर रखा जाए। नहीं अरे सच्ची में उसमें आप देखना, क्योंकि जहर होता है वो,
वो जहर होता है, बच्चों की पहुंच से दूर रखे। और हमारे देश में विडंबना है कि हर बच्चे को भेजा जाता है कि जा खरीद के ला, और दुकानदार अपन बचपन से ला ही रहे घर पे, तो दुकानदार अपन को दे देता है, अपन ला के रख देता है। अगर बच्चा उसको देखे कि यार इसमें तो क्या है, हाजमोला है, वो खा गया तो सब हजम हो जाएगा अंदर से। यस, ओके, दीज आर व्हाट इम्प्लाइड कंडीशंस। ये आपकी इम्प्लाइड कंडीशन से आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ बच्चों, बताओ कंडीशन वारंटी से आप क्या समझते हैं? आपको पता है कुछ इम्प्लाइड कंडीशंस, इम्प्लाइड वारंटीज होती है? अगर पता है तो बता दो, तो फिर अपन बता देंगे। ये 5-6 पॉइंट्स लिख सकते हैं। यस, ओके। अच्छा, इम्प्लाइड वारंटीज भी सेम सेम है। इम्प्लाइड वारंटीज में मैं आपने लिखा तो होगा ही नहीं ना ये सब? जिन्होंने लिखा वो बहुत बहुत ज्यादा अच्छे। क्या खोल के बैठी है तू? पार्टनरशिप मतलब ग्राहक, तो ये खोल के क्यों बैठी है? चेक कर रही थी आपका। चलो, इसमें वारंटी, इम्प्लाइड वारंटीज में 3 इम्प्लाइड वारंटीज देके रखी है। एक होती है, ऐसे ही सुन लो फिर, ये तो आपके पास है। एक है क्वाइट पोजेशन। क्वाइट पोजेशन मतलब शांतिपूर्ण उपयोग करने का अधिकार है आपको, शांतिपूर्ण। जैसे मान लो कि मैंने एक स्कूटर खरीदा किनसे? तुषार से, तो मुझे शांतिपूर्ण उस स्कूटर को इस्तेमाल करने का अधिकार है। अब मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूं, आगे नहीं बढ़ रहा है। उसके पीछे का रीजन क्या है? मैंने स्टार्ट नहीं किया है। अब मैंने स्टार्ट कर लिया और मैं ले जाने लगा तो अनिकेत सामने आके खड़ा हो गया। अनिकेत कहता है कि आप ये स्कूटर नहीं चला सकते। मैंने कहा क्यों? मैं 18 के ऊपर हूं, मैं चला सकता हूं। इससे बोला नहीं, इस स्कूटर के पीछे अभी डिस्प्यूट चल रहा है, स्कूटर इन्हीं के नाम पे है, लेकिन ये दोनों भाई हैं, इनके बीच में कोई मसला, कोई झगड़ा, कोई लोचा, कोई लफड़ा कुछ चल रहा है। तो इन्होंने बोला पहले हमारा क्लियर हो जाए, उसके बाद आप चला सकते हो। मैंने बोला देख, वो मालिक है, उसके कागज है, उसने मुझे दिया। कहता है आप में ताकत है तो चला के दिखाओ। मैंने बोला बेटा ताकत तो खूब है, लेकिन चला के नहीं दिखाऊंगा यार। मैंने स्कूटर छोड़ दिया, चलाने नहीं दे रहा भैया। आदमी बाहुबली अपने सामने आके खड़ा हो गया। एक भारी आदमी देखा था कटप्पा, उसके बाद अब तो मैंने कहा इससे पंगा नहीं लेना। मैं घबरा गया। मैंने बोला नहीं भैया, मैं तो नहीं चलाऊंगा। मैं इसके पास गया, यार वो स्कूटर नहीं चलाने दे रहा है। ये कह रहा है आप तो चलाओ। मैंने कहा उसको समझाओ। तो मुझे अधिकार है। देखो, पहले वाले केस में क्या था, मालिक वो था, अभी वाले केस में डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है। यस, तो मुझे कोई भी प्रोडक्ट शांति, अब मैं इसको समझा दिया, अब मैं स्कूटर चला तो रहा हूँ, कभी आता हूँ तो सीट फटी मिलती है, और सीट फट जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बारिशों में फट जाती है तो बहुत दिमाग खराब होता है। सारा पानी इकट्ठा करके रखती है सीट की, आओ बताते हैं हम तुम्हें। चलो, तो अगर मैंने कोई माल खरीदा है तो मुझे पूरा अधिकार है कि वो उस माल को स्वतंत्रता पूर्वक शांति से मैं उसे इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर नहीं करने दिया जाता तो फिर मैं कॉम्पनसेशन की डिमांड कर सकता हूं। यस, नेक्स्ट इज वारंटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम एनकम्ब्रेंसेस। एनकम्ब्रेंसेस का मतलब होता है कहीं गिरवी तो नहीं रखी हुई। इन्होंने मुझे ज्वेलरी बेच दी। मान लो कि इन्होंने क्या किया, तुषार को पैसों की सख्त जरूरत थी, तो ये मैडम जी के पास गया। मैडम जी इनके एकदम पड़ोस वाली वो हैं तो ये मैडम जी के पास गया कि मैडम जी आपके पास तो बहुत पैसा है, मुझे कर्ज दो। तो मैडम जी ने बोला कि हम मैडम जी हैं, हम ऐसे किसी को कर्ज नहीं देते, बोलो तुम्हारे पास सिक्योरिटी रखने को क्या है। तो तुषार ने कहा कि मेरे पास गहने हैं। बस हो गया। इन्होंने क्या कहा, आगे मत बढ़ो, इन्होंने क्या कहा कि मेरे पास गहने हैं। इन्होंने गहने रखे, 5 लाख रुपए के गहने रखे और कर्ज दे दिया। ये इनके एकदम खास वाले पड़ोसी होते ना, वैसे हैं। तो तुषार को और पैसों की जरूरत हुई, तो तुषार मैडम जी के पास आया कि वो आज हमारे फैमिली फंक्शन है, तो आज के लिए ज्वेलरी दे दो, तो मैं वापस दे दूंगा अटेंड करके। तो इनके भोलेपन पे, क्योंकि ये सीधे भी हैं, शरीफ भी हैं, शांत भी हैं, इनके भोलेपन को देखते हुए मैडम जी ने इन्हें ज्वेलरी दे दी, और ये ज्वेलरी आके मुझे बेच गया। यानी कि अच्छा, इन्होंने मुझे बताया नहीं कि वो ज्वेलरी जो है कहीं गिरवी रखी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे पूरा अधिकार है ये मानने का
कि जो माल मुझे बेचा जा रहा है वो कहीं गिरवी रखा हुआ नहीं है। अगर कहीं गिरवी रखा हुआ है और कल को आके मुझसे झगड़ा करती हैं और मुझे कोई नुकसान होता है तो वो नुकसान की भरपाई मैं इनसे करवा सकता हूँ। यस, ओके। नेक्स्ट इज वारंटी एज टॉप क्वालिटी और फिटनेस। ये सेम पॉइंट है कि अच्छा माल दो, बढ़िया माल दो, अगर कोई नुकसान हो जाता है तो नुकसान की भरपाई करो। तो ये सेम है। आपसे इम्प्लाइड कंडीशंस एंड इम्प्लाइड वारंटीज पूछी जा सकती हैं जो आपको ख्याल रखना है। अच्छा, अब एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और, अगर आपकी इच्छा हो तो, और ना हो तो भी। पेज नंबर 36। हाँ, अच्छा, पेज नंबर 36, संडे इज अ फन डे। यस, पेज नंबर 36, 36 का आंकड़ा निकला क्या? पेज नंबर 36, पेज नंबर 36, पेज नंबर 36। देखो, मारी सब ठीक है? ओके। पेज नंबर 36 जो है ये आपके सामने कंप्यूटर जी, ये रहा। इस सेल बाय नॉन ओनर्स वैलिड। आज का आखिरी सबसे महत्वपूर्ण सवाल एग्जाम ओरिएंटेड है, ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनोगे तो 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा और 10 मिनट में ही याद भी हो जाएगा। ये क्या कह रहा है कि भाई साहब, जो मालिक नहीं है, नॉन ओनर्स का मतलब जो स्वामी नहीं है, जो क्या नहीं है? स्वामी। तो जो स्वामी नहीं है, जो मालिक नहीं है माल के, क्या वो माल बेचेंगे तो वैलिड होगा? तो जनरल रूल क्या कहता है? जनरल रूल क्या कहता है कि वैलिड नहीं होगा। जनरल रूल क्या कहता है कि वैलिड नहीं होगा। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस कुछ हैं, तो एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल, नमो डैट कॉड नॉन हैबिट, ये बकवास होती है लैटिन शब्दों में। यस, ये क्या कहता है? जो मालिक है वही माल बेच सकता है, कोई और नहीं बेच सकता है। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं कि जो मालिक नहीं है उसके अलावा किसी और ने माल बेचा तो भी माल का विक्रय वैलिड माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। देखें, फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है? सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट। सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट, इसका मतलब क्या? मर्केंटाइल का मतलब होता है वाणिज्यिक, कमर्शियल। अगर आपने दुकान पे एक भट्ठा रखा हुआ है और वो माल बेचता है, वो मालिक नहीं है, फिर भी वैलिड माना जाएगा। यस। अच्छा, अब एक सवाल आप दोनों से, ध्यान से सुनना। हाँ, आप दोनों से। आप मान लो कि आपने एक एजेंट रखा दुकान पे और उसने माल तुषार को बेचा। आपने उसको बोला था कि 60,000 से कम में मत बेचना। उसने 42,000 में तुषार को बेच दिया। आपने उसे मना किया था, एजेंट को। आपने दुकान पे एक लड़का रखा हुआ है, एजेंट बना के रखा हुआ है, माल बेचा करता है आपका। आपने उसे कहा था कि 60,000 रुपये से कम में ये आर्टिकल नहीं बेचना है, स्ट्रिक्टली मना किया था। बावजूद इसके उसने 40,000 42,000 में बेच दिया, क्योंकि तुषार उसके परिवार का सदस्य है तो उसने डिस्काउंट दे दिया है। आप आए तो आपने इस सेल को वैलिड नहीं माना। क्या ये सेल वैलिड होगी? यस और नो? ओंकार तो कहते हैं हाँ। तो पूछ लिया, एजेंट ने बता दिया। अब एजेंट से नुकसान की भरपाई करवा सकता है। तुम्हारे हाथ में फोन वोन है क्या कुछ? तुम दोनों कुछ तो कर रहे हो गड़बड़। तो ओंकार ध्यान रखना, क्या नाम है तुम्हारा? अनिकेत, ध्यान। अगर इनका कुछ भी चला तो देखना, ऊंचा होके बैठ। कुछ नहीं कर रहे क्या? अच्छा, तो अपन बात क्या कर रहे थे? हाँ, तो यहाँ पर एजेंट ने माल बेचा, चाहे नुकसान में बेचा चाहे फायदे में बेचा, क्योंकि उसे बेचने का अधिकार है, इसलिए ट्रांजैक्शन वैलिड माना जाएगा। यानी कि तुषार का कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारी तुम जानो। अच्छा, तुषार को पता था
तुषार को पता था। अच्छा एक बात बताओ, उससे 40,000 रुपये का माल बेचा, फिर से सुना, 60,000 का माल तुषार को 40 में दे दिया, 40,000 जेब में रख के एजेंट भाग गया। फिर से सुनो, एजेंट तय कर चुका था कि अब तो भागना है, तय कर चुका था। सुबह से कोई कस्टमर ही नहीं आया, सेठ आएगा शाम को, तो सुबह से शाम, अब भागना ही है तो सुबह से शाम तक का गल्ला लेके भागेगा। गल्ला मतलब कैश जितना भी है। तो तुषार आया, तो तुषार ने बोला कितने का, उसने बोला 60,000 का। इन्होंने बोला सही से लगा ले, उसने बोला अच्छा कितने दोगे। तुषार ने बोला देखो मैं 30,000 दूंगा। बोला भाई दिमाग सही है। तुषार ने बोला अच्छा तू बता दे, तूने मुझसे पूछा तो मैंने बोल दिया 30,000। तूने 60 बोला तो मुझे बुरा नहीं लगा, मैंने 30 बोला तो तुझे क्यों बुरा लग रहा है। तो एजेंट ने बोला अच्छा 40 में फाइनल करते हैं। तुषार ने बोला अच्छा ठीक है। तुषार ने 40,000 उसको दिए, तुषार सामान ले गया, वो 40,000 रुपये लेकर भाग गया एजेंट। मालिक के पास पैसे नहीं आए हैं। क्या बावजूद इसके सेल वैलिड मानी जाएगी? यस सुनो, यस, क्योंकि उसे रखा है। अच्छा तुषार को पता था कि ये पैसे लेके भागने वाला है, तो तुषार ने बोला कि तू भागने ही वाला है तो पूरे 60 क्यों ले रहा है, 40 ही लेके भाग जा। तो उससे बोला हाँ बात तो सही है, उसको बात समझ में आ गई। तुषार ने उसको 40,000 दिए, माल ले गया और वो 40,000 लेके वो भाग गया। क्या अब भी ये सेल वैलिड है? क्वेश्चन समझ में आया क्या? ये सुनना पड़ेगा उसके लिए। क्वेश्चन बल्ले बड़ा आपको, देखो इन्होंने सुना था, क्वेश्चन समझा तो जवाब दो। सेल वैलिड है? अच्छा बंद, इन्होंने तो सुनते ही नहीं ना। यस ओंकार, आपका भी ध्यान नहीं था शायद, आपका ध्यान दिन ब दिन कमजोर हो रहा है। सेल वैलिड है मतलब इनसे पैसे वसूल नहीं कर सकता मैं, मान लो मैं मालिक था, इनसे पैसे नहीं वसूल कर सकता। अगर सेल वैलिड है तो इनका कोई कसूर नहीं है, पैसे लेके वो भाग गया है, क्या इनसे मैं अपना माल ले सकता हूँ? यस सुनो, तुषार कह रहे हैं हाँ। नहीं बाकी पैसा देना पड़ेगा तो क्या है, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं आया। वैलिड नहीं है यहाँ पे, सेल वैलिड नहीं मानी जाएगी क्योंकि इनको मालूम है और ये दोनों ने मिलकर चोरी की है, बात खत्म। क्वेश्चन में बोल तो रहा है कि मुझे पता क्वेश्चन अगर कह रहा है अरे मुझे पता नहीं पता, क्वेश्चन में आपको तो पता चल रहा है ना कि हो क्या रहा है, आपको तो आपके हिसाब से जवाब दे रहा है। यस इसका मतलब अगर एजेंट ने ब्रीच ऑफ कंडीशन की है, ब्रीच ऑफ टर्म्स किया है, अगर मान लो जिन शर्तों पे एजेंट को रखा था, अगर एजेंट शर्तें तोड़ता है तो थर्ड पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। अगर थर्ड पार्टी इनोसेंट है, लेकिन अगर थर्ड पार्टी मिली हुई है तो फिर ये ट्रांजैक्शन वैलिड नहीं माना जाएगा। बात समझ में आती है? ओके, नंबर 1 इज सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। ध्यान दें, सभी लोग ध्यान दें, सभी को ध्यान देना है। सेकंड इज सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स। खत्म करते फटाफट फटाफट। जॉइंट ओनर मतलब होता है जॉइंट ओनर, सह स्वामी, एक माल के दो स्वामी, एक माल के दो या दो से ज्यादा स्वामी, तो इनको क्या बोलते हैं? सह स्वामी। जैसे मान लो 3 लोग ने मिलकर क्या खरीदी? कार। 3 लोग ने मिलकर, 5 लोग ने मिलकर क्या खरीदी? कार। तो इस कार के कितने स्वामी हैं? 5 लोग हैं। अब वो कार खड़ी रहती है किसके पास? मारी जी के, क्योंकि मारी जी के पास घर बहुत बड़ा है, मारी जी के पास पार्किंग फैसिलिटी है। मारी बताया था इन्होंने, मारी जी एक बात बताओ, तुम गांव के एड्रेस दे सकते हो बोलूं क्या अभी? आगे बढ़े क्या? हाँ चलो तो हम कहाँ थे? हाँ, तो 5वें पार्टनर जो जॉइंट ओनर थे, सह स्वामी थे, मिस्टर मारी थे, उनके पास गाड़ी रखने की जगह है। तो लॉ क्या कहता है कि जो भी जॉइंट ओनर पोजीशन में है, गुड्स के पोजीशन को रखता है, वो बाकी 4 लोगों से पूछकर माल को बेच सकता है। बाकी 4 लोगों से पूछकर उस माल को बेच सकता है, ये अधिकार होता है। अब ये अपन बोले कि ये नॉन ओनर थोड़ी है, अपन क्या पढ़ रहे हैं? सेल बाय नॉन ओनर ऑफ गुड्स। नॉन ओनर ऑफ गुड्स, नॉन ओनर मतलब जो मालिक नहीं है, पर ये तो मालिक है लेकिन कंप्लीट मालिक नहीं है। बाकी 4 लोग और हैं, निखिल, तुषार, अनिकेत और ओमकार, ये चारों भी है। तो लॉ क्या कहता है? ये इनसे पूछ के माल बेच सकता है। ठीक है, अब मान लो कि अपना जो यूएस किड है वो आता है, वो आया, इनको बोलता है कार कितने की दी? इन्होंने बोला बेचने के लिए हम 5 मालिक है। हाँ तो आज निकल बेचोगे, अच्छे पैसे दूंगा। बोलो
इन्होंने बोला कि 30,000 में। कितने में दे दी? 30,000 में। ठीक, नैनो नहीं 800 मिलती है, 800। सेंट्रो चाहिए 60,000 में मिल रही है, चाहिए किसी को सेंट्रो? नहीं रे, बच्चों वाली तो अच्छा छोड़ो ना, कितने कहते 30,000। तो मैंने, इन्होंने पूछा इतना सस्ता, इन्होंने बोला आपने ध्यान से सुना नहीं, 3,30,000। अच्छा अभी ठीक है, हाँ। तो 3,30,000 में इन्होंने कार इसे बेच दी, इनसे पूछे बगैर, इन लोगों से पूछे बगैर 3,30,000 में इन्होंने कार बेच दी और गायब हो गए। और ये अपने किसी खास दोस्त के साथ एंजॉय कर रहे हैं 30,000 में। मॉरिशस चले गए अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ। अच्छा आपको समझ में आ रहा है? क्वेश्चन ये है, क्या ये सेल वैलिड मानी जाएगी? इनसे पूछे बगैर बेचा और पैसे लेके भाग गया, क्या ये सेल वैलिड मानी जाएगी? ये सुनो, क्या ये चारों मिलके यूएस किट से कार वापस ले सकते हैं? ये सुनो, नहीं ले सकते तो सेल वैलिड है, इस पे केस कर सकते हैं। वेरी गुड। देखो इनसे पूछे बगैर, लॉ क्या कहता है? इनसे पूछ के बेच सकता है, लेकिन इनसे पूछे बगैर बेची है, उसको क्या पता पूछा नहीं पूछा। वो तो ये मान के चलेगा अगर बेच रहा है तो इसके पास अधिकार होगा। अच्छा मान लो उसे पता होता, अगर पता होता तो ये भी षड्यंत्र में शामिल माना जाता। मतलब थर्ड पार्टी इनोसेंट होनी चाहिए, कहने का अर्थ ये है। बात समझ में आ रही है? यस। थर्ड पॉइंट इज सेल बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से सुनना, चोरी का माल, किसका माल? चोरी का माल है। चोरी का माल अगर आपके पास है तो आपको वापस देना पड़ेगा वो। अगर उसको आप किसी को बेच देते हो थर्ड पार्टी को, ये बताकर, अच्छा चोरी का माल है मतलब, या चोरी या फ्रॉड किया है, बेवकूफ़ बनाया। जैसे मान लो मेरे एक चाचा हैं जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो देश के बाहर रहते हैं। तो वो वहाँ से मेरे लिए घड़ी लेकर आए, उस पर लिखा था टाइटन, और बहुत खूबसूरत घड़ी थी। तो मैंने पूछा कितने की है, तो उन्होंने बोला कि 18,000 की, 18,000। मैंने बोला अरे वाह कितनी अच्छी घड़ी है, मज़ा ही आ गया। मैं उसको पहन के घूम रहा हूँ, 3-4 दिन बाद मुझे अनिकेत मिला। अनिकेत को बोला, मैंने कहा देखो सी माई वॉच, कितनी अच्छी घड़ी है, 18,000। कहते हैं फर्स्ट कॉपी है तो। मैंने बोला ना ना ओरिजिनल है। कहता नहीं फर्स्ट कॉपी है, मैं प्रूव कर दूंगा, ऐसा इन्होंने मुझसे कहा। अपना दिमाग भंड हो गया। मैंने कहा नहीं यार मेरा चाचा लेके आया मेरे लिए। कहता चाचा बदमाश है तेरा। मैंने कहा हो ही नहीं सकता ऐसा। कहता है मैं प्रूव कर दूंगा। तो ये मेरी घड़ी अच्छे से देख के बोलता है कि रुक, कि मैं कल तेरे को ऐसी की ऐसी घड़ी 1200 रुपये में ला के दे दूँ। बोल क्या बोलेगा? 1200। दिमाग फिर से भंड हो गया। अच्छा अब ये मैंने बोला हाँ ठीक है ला के दिखा, क्योंकि अपन भी जोश में रहते हैं। ये गए इन्फिनिटी मॉल, इन्फिनिटी है ना, वहां पे टाइटन का शोरूम है। उस शोरूम में एक सेल्समैन है मिस्टर आदिनाथ, वो वहां पे काम करते हैं, वो काम करते हैं। तो इससे आदिनाथ को बोला कि यार ये वाले मॉडल की ओरिजिनल टाइटन की घड़ी कितने की है? तो आदिनाथ ने बताया कि 18,700, वही वाली घड़ी। तो इससे आदिनाथ को बोला कि यार एक काम कर, ये मुझे एक दिन के लिए दे दे, मैं एक दिन बाद तेरे को वापस ला के देता हूँ। ये एक दिन के लिए घड़ी लेके आया आदिनाथ से, और फिर कहता है एक काम कर तेरी उतार, और ये देख दोनों के अंदर एक चीज भी डिफरेंस बता दे, ये 1200 रुपए वाली घड़ी है। मुझे तो कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। अरे आपको भी नहीं आएगा, दोनों ओरिजिनल है एक्चुअली, ये मुझे बेवकूफ बना रहा है। यस। तो मैं इनकी बातों में आ गया, मेरे को बात समझ में आ गई कि मेरा चाचा बदमाश है, रामखोरी हो गई है वहाँ पे, और ये 1200 की घड़ी मेरे को 18,000 बोल बोल के मेरे पहना रहे हैं, मैं नहीं पहनूंगा। तो इन्होंने बोला देखा समझा, बड़ा आया। तो ये अगले दिन जाके उसे घड़ी वापस दे दी। अब 3 दिन बाद मेरे पास आते हैं और कहते हैं यार इस घड़ी का कस्टमर लगाए 1500 में, बोल। मैंने बोला अच्छा ठीक है, ये लो, इसको बेच दी मैंने, अब ये इसके पास घड़ी है। अच्छा अब अगर मान लो, अच्छा यहाँ क्या जो फ्री कंसेंट का अभाव है या नहीं है?
यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है मेरे साथ, जानबूझकर झूठ बोला जा रहा है और डिलीवरी ली जा रही है। अच्छा, कल को अगर मुझे पता चलता है तो मैं अपनी घड़ी वापस ले सकता हूँ। तो इनके पास जो फ्री कंसेंट नहीं होती तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। तो ये पॉइंट यही कह रहा है कि अगर इनके पास कोई माल पड़ा है अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कभी भी वो मैं घड़ी वापस ले जा सकता हूँ, और वो घड़ी इन्होंने किसी को बेच दी, वो घड़ी इन्होंने 15,000 में बेच दी कि साहब अभी 5 दिन ही इस्तेमाल किया, आप डेट चेक कर लो कब की खरीदी हुई है, और इसे बेचना चाहता हूँ क्योंकि फंस गई थी कहानी। इन्होंने तुषार को बेच दी, तो इन्होंने तुषार को बेच दी है तो वो सेल तो वैलिड मानी जाएगी। मैं घड़ी तो नहीं ले सकता, मैं इन पे सूट करके अपना नुकसान की भरपाई करवा सकता हूँ। बात समझ में आ रही है? तो ये पॉइंट क्या कह रहा है, अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अगर आपके पास कोई चीज़ पड़ी है, ये समझ में आया कि ऊपर से गया आया क्या? चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो। नेक्स्ट जो है वो कुछ है, अरे रे रे, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, गुम गया। पेज नंबर 36 था ना। कौन सा चल रहा है? हाँ जी, ओके ओके, बस 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 बस। हाँ जी, देखिए थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट, सेल बाय सेलर इन पोजीशन आफ्टर सेल। यार दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देखो सेल बाय सेलर इन पोजीशन आफ्टर सेल, मतलब आपने माल बेच दिया लेकिन उसके बाद भी आपके पोजीशन में ही माल है। ऐसा होता है क्या? जैसे मान लो कि अनिकेत बाजार में सब्जी खरीदने गए क्योंकि मम्मी ने बोला सब्जी लेकर आओ, झोला लेके निकलते हैं अपन। फिर मम्मी ने बोला कि अभी जैसे दिवाली भी आने वाली है तो यहाँ पे मकड़ी का जाला, वहाँ तो वो डंडे वाला झाड़ू होता है ना लंबा सा, वो भी खरीद के लाना। अब इसने एक दुकान से सबसे पहले झाड़ू खरीद लिया, अब झाड़ू ले लेके थोड़ी घूमता फिरेगा पूरे बाजार में। इससे क्या बोला, उसको पैसे दिए, भैया आपके पास रखो, वापसी में लेता जाऊंगा। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है कि सेलर के पास ही पोजीशन है आफ्टर सेल, उसको दूसरा कस्टमर लग गया ओमकार कहते हैं कि झाड़ू चाहिए। अब उसके पास एक ही बचा था और वो तो पैसे दे के रखे गया है, बावजूद इसके दुकानदार ने इसे माल बेच दिया। इसकी तो कोई गलती नहीं है। यस, तो ये झाड़ू ले जा सकता है, दुकानदार पे आप सूट फाइल कर सकते हैं, मतलब माल बेचा जा सकता है, वो नॉन ओनर ऑफ गुड्स है। ऊपर से जा रही बात की समझ में आ रही है? समझ, हाँ बोलना पड़ेगा अब तो जल्दी जल्दी क्योंकि छुट्टी चाहिए। बहुत हरामखोर हो तुम लोग, सब समझ में आता है धीरे धीरे, एकदम से नहीं आता है पर धीरे धीरे आता है। सिर्फ एक बच्चा जो है बहुत ध्यान से लगाकर बैठा है पढ़ने, वो है मिस्टर ओमकार। सेल बाय अ बायर इन पोजीशन बिफोर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ये पॉइंट को छोड़ दो, ये पॉइंट को छोड़ दो। सेल बाय एन अनपेड सेलर। ए सुनो ना, अनपेड सेलर ने अगर माल, अनपेड सेलर क्या होता है आरजी, क्या होता है अनपेड सेलर? वेरी गुड, जिसके पैसे बकाए, आपने उधार माल खरीदा, आप पैसे नहीं दे रहे हो, माल बेच देगा आपका। मान लो कि अनिकेत जी, आप किसी से, अनिकेत जी एक टीवी बेचने वाले हैं, सेलर है। एक गांव वाला बंदा इनसे टीवी खरीद के ले गया 10,000 रुपए का, 2,000 रुपए दिए, 8,000 रुपए 1,000 की इंस्टॉलमेंट देगा वो हर महीना। ऐसे करते हैं, ऐसा करते हैं। तो 2 महीने तो इंस्टॉलमेंट दी, फिर नहीं दिया, तो इनके गांव में जाएगा, उसके 4 नए नाम लिखेगा और उठा के ले आएगा उसकी टीवी। क्या उठा के ले आएगा? उसकी टीवी उठा के ले आएगा, ठीक है। और फिर लाके क्या करेगा, उसको बेच देगा और अपने नुकसान की भरपाई करवा लेगा। वेरी गुड। नेक्स्ट इज सेल बाय फाइंडर ऑफ गुड्स। आपको बताया माल का खोजी, आपको माल मिला, अगर वो पेरिशेबल नेचर का है तो तुरंत बेच दो। अगर मान लो आपको किसी के टमाटर मिले, मैडम जी की मम्मी ने बोला कि आज 20 किलो टमाटर बाजार से लेके आओ, आज हम टोमेटो सॉस बनाएंगे, केचप बनाएंगे। अच्छी बात, 10 किलो एक झोले में, 10 किलो दूसरे झोले में, झुलाते झुलाते लेके आ रही है, बोलती है लो मम्मी ने बोला तो हैंडल है, झोला किधर है? वो तो कहीं गिर गया तो किसे मिला?
मयूरी को। मयूरी ने इधर देखा, कोई नहीं, इधर देखा, कोई नहीं, और टमाटर उठा के ले आई। अब 20 किलो टमाटर है, खाएगी क्या? बेच देगी। अच्छा, ये इसको खोजेगी 4 दिन 5 दिन, टमाटर सड़ जाएंगे। तो लॉ क्या कहता है, अगर कोई चीज़ ऐसी आपको रास्ते में मिलती है जो खराब हो सकती है, उसे आप बेच दें, आपके पास अधिकार है, चाहे आप मालिक ना हो आप बेच सकते हैं। जो पैसा होगा, कभी मिल गई तो दे देना इसको, नहीं तो एंजॉय करो। यस, 20 किलो टमाटर से। नेक्स्ट इज सेल बाय प्लेजी। सेल बाय प्लेजी। प्लेजी मतलब कौन होता है? हाँ, पाउनी मतलब प्लेजी होता है। तो जिसके पास आपने माल गिरवी रखा, आपने किसी से कर्ज लिया और अपनी ज्वेलरी रखी, अब कर्ज नहीं चुकाओगे तो वो मालिक नहीं है, बावजूद इसके भी बेच सकता है, तो इसमें कवर होता है। नेक्स्ट इज सेल बाय ऑफिशियल रिसीवर और असाइनी। मतलब आप दिवालिये हो गए तो आपका सामान आपका लिक्विडेटर बेचेगा, ऑफिशियल रिसीवर चाहे वो मालिक नहीं है बेच सकता है। लॉजिक खेल खत्म। सेल बाय ऑनर बाय एस्टॉपल, ये देखते हैं क्या होता है आगे। क्या एस्टॉपल का मतलब वही है यहाँ पे जो प्रदर्शन, अल्ले खत्म ही हो गया। प्रदर्शन की बात की थी ना, जैसे मान लो कि आपको अपनी गाड़ी बेचनी है 30 हज़ार में बेचनी है, आपके पास बाइक है, आप बेचना चाहते हो 30,000 में। आपका बेस्ट फ्रेंड है मारी, मान लो आप ओमकार है और आपका बेस्ट फ्रेंड है मारी। तो आप किसी किराने की दुकान पर कुछ खरीदने गए, गाड़ी वहाँ खड़ी थी, तुषार आते हैं और मारी क्या हालचाल। तो इन्होंने तुषार से कहा कि तुषार गाड़ी खरीदेगा है? तो इन्हें बोला कि आपकी क्या? तो मारी ने बोला हाँ मेरी है। तो कितने बेचा है? इसने बोला 40 में। तुषार ने बोला ठीक ठीक लगा ले, मुझे भी चाहिए। इससे बोला अच्छा 35 में फाइनल करते हैं। ये वहाँ पे चुपचाप है, इन्होंने कहा मैं गाड़ी का मालिक हूँ, फिर भी ये चुप रहे, तो ये बाय एस्टॉपल मालिक मान लिए जाएंगे। एजेंसी पार्टनर बाय एस्टॉपल देखा था अपन ने कि प्रदर्शन द्वारा। तो अब इन्होंने 35,000 में बेच दी तो वैलिड ट्रांजैक्शन माना जाएगा, मालिक नहीं है बावजूद इसके ये सेल वैलिड मानी जाएगी। कल को ये नहीं बोल सकते हो ये गाड़ी का मालिक तो मैं हूँ, वो थोड़ी बेच सकता है। तो तू वहाँ खड़ा था तो चुप क्यों था जब ये इतनी बातें कर रहा था? बात समझ में आती है? अगर तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन होता है समाप्त, और छुट्टी कर देते हैं क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि आप खत्म हो चुके हो। छुट्टी कर दे क्या? चलिए पवन जी, आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे हम कल। टुडे इज संडे एंड संडे इज फन डे, मनाएं।